अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। रेहान ये यूज करना है, यूज करना है। दो सवाल कहे थे मैंने, उनमें से एक कर देता हूँ डिस्कस में, क्योंकि उसके बाद मैंने एक सवाल कराना है और फिर एक डीमर्जर टाइप चीज बता के ना तो वैल्यूएशन ताकि खत्म करूँ, तो दूसरा फिर उसके बाद देखता हूँ। स्क्रीन पे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब किया ही नहीं सामने वालों ने तो मैं ज़बानी क्या डिस्कस करूँ, लेकिन ये कि ऑनलाइन वालों के लिए तो करूँ ना फिर मैं। तो स्क्रीन पे सवाल खोल रहा हूँ और करता हूँ डिस्कस। ये क्या हुआ? हैं? कनेक्ट। जून 24 का एक सवाल दिया था, एक 2022 का था, एक 24 का था। अच्छा, अब जब डिस्कस में रहा हूं तो ये सामने बैठे वाले सवाल पढ़ लें ताकि कुछ तो फायदा होना डिस्कशन का। एक कर रहा हूं डिस्कस, दूसरा फिर बाद में देखूंगा, पहले एक कर रहा हूं डिस्कस। ये जून 24 पढ़ लें। चलें की चीजें खुद बताता हूँ। हम एबी लिमिटेड है, अजम ब्यूटी लिमिटेड, पाकिस्तानी कंपनी है, पाकिस्तान में चीजें बेचते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं। अभी इस वक्त हम यूएस में एक सेटअप लगाना चाह रहे थे कि वहां पर हम खुद अपनी प्रोडक्शन करें और वहां पर सेल्स हमारी ज्यादा ग्रो कर जाएगी, लेकिन अपना सेटअप लगाने से बेहतर उनको आसानी लगी कि वहां पर एक बनी बनाई कंपनी खरीद लेते हैं। तो उसके लिए हमने कंपनी शॉर्टलिस्ट की है एलिनोर के नाम से, और एलिनोर के डायरेक्टर्स या ओनर्स $20 मिलियन में बिकने को तैयार है। ये इन दो पैराग्राफ में लिखा हुआ है। अब आपको एलिनोर का डाटा दिया हुआ है, एक तो एसओएफपी दी हुई है और 2024 रीसेंट ईयर है, 31 मार्च 24 रीसेंट ईयर है। फिर उसके अलावा 24, 23, 22 ये गुजरे हुए साल है, और ये उन लोगों की एक्सपेक्टेशन है 25 के बारे में। ये फोरकास्ट लिखा हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है पीबीआईटी। फिर इसके अलावा वो कह रहे हैं कि आप ये समझें कि ये कैश प्रॉफिट भी यही है, यानी डेप्रिसिएशन को दबा करें। फिर इसके अलावा ये कुछ और काम की चीजें दी हुई हैं। हम एबी हैं, हम ये हैं एबी लिमिटेड। हमारी पी रेशियो दी हुई है अमेरिका की उस इंडस्ट्री की एवरेज पी रेशियो दी हुई है।
हमारी गियरिंग रेशियो है, हमारा इक्विटी बीटा है, RM RF, टैक्स रेट दिए हुए, और उसके बाद हम हमारे पास पैसे पड़े हुए हैं, सफिशिएंट कैश अवेलेबल है, वहां से उठा के हम उन लोगों को पैसे दे देंगे। और ये जो आखिरी सेंटेंस है, हाउ दिस कुड बी स्वैप्ड USD डेट, ये पार्ट बी के लिए, ये अभी नहीं पढ़ाया, ये पार्ट ए कहा था मैंने 16 नंबर का। सजेस्ट अ रेंज ऑफ वैल्यूज, ये सवाल ना आसान होता है रेंज ऑफ वैल्यूज वाला। उसमें फायदा ये होता है कि एक बड़ा सवाल की बजाय छोटे छोटे सवाल होते हैं, और अगर कैश फ्लो ही का सवाल होता, सिर्फ कैश फ्लो, और आप सेल्स में ही फंसे होते तो आगे कैसे चलते। तो रेंज ऑफ वैल्यूज में फायदा ये है कि अगर 3-4 मेथड लग सकते हैं तो वो सब छोटे छोटे ही होंगे, और हर एक की अपनी अपनी डिस्कशन होगी, तो वो जगह गिरती जाएगी और नंबर लेना आसान हो जाएगा। रेंज ऑफ वैल्यूज, अब आपको उन्होंने इसमें कहा है कि कौन से मेथड यूज करना है, बस कहा है रेंज ऑफ वैल्यूज, तो इसका मतलब है सवाल में डाटा से जो जो मेथड लगता नजर आ रहा होगा ना वो लगाएंगे। ब्रीफली एक्सप्लेन द टेक्निक्स यू यूज, यानी इसने आपकी अंग्रेजी लिखने का और मार्जिन दे दिया। उन्होंने कहा है कि जो टेक्निक लगा रहे होंगे उस टेक्निक को भी समझाना कि वो टेक्निक होती क्या है, और फिर एडवाइस करना कि 20 मिलियन ठीक है कि नहीं ठीक है। और ये जो इग्नोर कंट्री रिस्क लिखा हुआ है, ये मैंने एक चीज पढ़ानी है आपको, लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग में फिर वापस आना है, तो उसमें बीटा निकालने में इसको कंसीडर करना होता है। तो ये सिर्फ ये मतलब था। तो रेंज ऑफ वैल्यूज निकालनी है। अब इसमें ना सवाल के डाटा को देखना है, ऐसे शुरू से चलते हैं। तो SOFP दी हुई है, SOFP यानी एसेट्स लायबिलिटीज नजर आ रहे हैं, तो एसेट बेस्ड वैल्यूएशन, उसमें भी आपको 4 बताए थे मैंने, एक बुक वैल्यू बेस्ड था, एक रियलाइजेबल वैल्यू था, एक रिप्लेसमेंट कॉस्ट बेसिस था, और एक PB रेशियो था। उन चारों में से किसका डाटा नजर आ रहा है? बस सिर्फ SOFP दी हुई है और कुछ नहीं है, बस बुक वैल्यू, सिर्फ बुक वैल्यू ही लगा सकते हैं और है ही नहीं डाटा। तो बुक वैल्यू पे लगा के क्या देखना है? बस ये 10 मिलियन। हम उनकी सारी इक्विटी खरीदना चाह रहे हैं, तो नेट एसेट बेस्ड वैल्यूएशन, उसमें हम लोग, उसमें कहा ना कि टेक्निक्स बताएं भी, तो हम एक हेडिंग देंगे नेट एसेट वैल्यूएशन। तो उसमें हम ये जिक्र करेंगे कि नेट एसेट्स में भी 4 तरीके होते हैं, बुक वैल्यूज यूज हो सकती हैं, रियलाइजेबल वैल्यूज, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, PB रेशियो। लेकिन डाटा इस वक्त बुक वैल्यूज का अवेलेबल है, तो बुक वैल्यूज के मुताबिक नेट एसेट्स की वैल्यू बनती है $10 मिलियन। इसकी बेस पे फिर एडवाइस भी है। तो एसेट बेस्ड वैल्यूएशन मेथड के फजाइल बताने हैं, या अगर नहीं तो फिर बुराइयां बतानी है। तो क्या बुराइयां इसकी, क्या फजाइल, क्या चाहिए इसमें, क्या खराबी है? बहुत जबरदस्त मेथड है, बैलेंस शीट देख के खरीदना चाहिए बिजनेस को, है क्या खराबी है इसमें? एक तो बुक वैल्यूज हैं, अगर रियलाइजेबल भी हो तो भी कुछ बेहतर है, लेकिन वो भी इतनी अच्छी चीज रिफ्लेक्ट नहीं कर रही होती। यानी एक आप खुद सोचे, एक मार्केट में एक बिजनेस है, कोई खाने पीने की चीज बेचता है, उस बिजनेस को खरीदना चाहे तो उसको कोई ये कहेगा कि भाई देखो ये 2 लाख का तुम्हारा फर्नीचर है और ये इतने के AC लगे हुए हैं, ये लोगों से 5 लाख ले लो और ये दुकान दे दो, तो ऐसे बिक जाएगा? क्या खराबी है इसमें है? एसेट्स की वैल्यू उस बिजनेस की अर्निंग पोटेंशियल थोड़ी दे रही होती है। तो अगर एक बिजनेस, एक दुकान बहुत अच्छी चल रही है, खाने पीने की चीजें बेचते हैं, और हम उसको जाके इतने का फर्नीचर है, इतने का AC है, इतने का तुमने पेंट कराया होगा, तो ये इतने की दुकान है, फिजिकल बिल्डिंग, इतने पैसे लो और हमें ये बिजनेस बेच दो, तो ये क्यों डील सही नहीं है? गुडविल है ना, उसका अर्निंग पोटेंशियल है, उसी के बिल्कुल साथ वाली दुकान, सेम स्ट्रक्चर वाली, उसका बिजनेस नहीं चलता, तो दोनों की सेम वर्थ होगी। तो इसलिए एसेट बेस्ड वैल्यूएशन एक बिजनेस के अर्निंग पोटेंशियल को सही रिफ्लेक्ट नहीं करती। ये तो सिर्फ अगर कहें भी तो एक मिनिमम लेवल है, यानी इस बिजनेस बेचने वाले को ये एक मिनिमम रेंज मिल जाती है कि इससे कम में हम ना बेचें बिजनेस। अगर हमें नहीं भी बिजनेस बेच पा रहे तो एक एक करके एसेट बेच के शायद इतने पैसे मिल जाएंगे। तो ये जो एसेट बेस्ड वैल्यूएशन होती है बिजनेस के पोटेंशियल को नहीं रिफ्लेक्ट कर रही होती है, सिर्फ उसकी एसेट्स की वर्थ होती है। हाँ, मैक्सिमम ये एक लोएस्ट जो लोअर साइड है ये वो प्रोवाइड कर सकती है कि इससे कम में शेयर्स बेचना ठीक नहीं है, क्योंकि अगर शेयर्स इससे कम में बेचने हैं तो उससे अच्छा है कि दुकान बंद करें, एसेट्स बेचें और घर जाएं। तो ये हो गया एसेट बेस्ड वैल्यूएशन की कैलकुलेशन। बल्कि इसमें कैलकुलेशन भी क्या दिखानी है, लेकिन आईकैप के सोल्यूशन में 15 -5 करके 10 दिखाया हुआ है, तो 2 लाइनें ज्यादा हो गई। ये 10 इक्विटी है ना, सवाल में दी हुई है, तो उन्होंने दिस माइनस दिस करके 10 दिखा दिया, चलो ठीक है, 2 लाइनें बढ़ गई। तो नेट एसेट वैल्यूएशन मेथड सिर्फ बुक वैल्यूज का अवेलेबल है, इसलिए हमने बुक वैल्यू से कैलकुलेशन बताई और उसकी फजाइल, उसकी खराबियां बता दी।
और आगे चलते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया हुआ है और साथ ही आपको दो बातें यही शो कर दी, एक तो प्रॉफिट दे दिया, दूसरा कैश का भी हिंट दे दिया। मजीद सपोर्ट के लिए अगले पेज पे पीई रेशो का डाटा भी है और केई निकालने का डाटा भी है। और हमने इस कंपनी की इक्विटी खरीदनी है ना, तो वैल्यूएशन हम किस चीज की करने जा रहे हैं? इक्विटी की। मर्जर एक्विजिशन में इक्विटी की ही वैल्यू निकालनी होती है। अभी मैंने आपको चीज बतानी है, पिछली पेंडिंग है, कि जज्बा जूम वाले सवाल में सिनर्जी निकालने के लिए फ्री कैश फ्लो टू फर्म क्यों लिया था, ये मैंने बताना है अभी आज ही। उसके अलावा मर्जर एक्विजिशन के जितने सवाल हमने किए हैं सब में हम किसकी वैल्यू निकाल रहे होते हैं? इक्विटी की। क्यों इक्विटी की? क्योंकि एक्वायरर ने इक्विटी, टारगेट की इक्विटी खरीदनी होती है, ओनर बनना होता है। तो पी रेशो आ रही है इसके अंदर, इसका मतलब पी रेशो भी लगनी हो सकती है। फिर कैश का हिंट दिया, के का डाटा निकलता नजर आ रहा है, तो फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी, तो इन दोनों का डाटा भी है। तो एसेट बेस्ड वैल्यूएशन है, पी रेशो वैल्यूएशन है और फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी वैल्यूएशन है। पी रेशो चेक करते हैं। अब उसने जब रेंज ऑफ वैल्यू दी है ना, तो इसमें मैंने पता नहीं शायद पहले कहा था कि नहीं कहा था, वैल्यूएशन वाले सवाल में आसानी ये होती है कि आपको उस वक्त अवेलेबल डाटा से जो जो करना ठीक लग रहा है कर दें। आपकी कैलकुलेशन में आप जस्टिफाइड है ना, आपका आंसर ठीक होगा। जैसे इसमें मैं के यूज कर दूं अगर एक्वायरर का, वो भी सही है। आई कैप सोल्यूशन ने वो टारगेट वाला यूज किया हुआ है, टारगेट की गियरिंग यूज करके। एक्वायरर का भी यूज कर सकते हैं। यानी ये इतने ओपन एंडेड डिस्कशन होती है वैल्यूएशन की कि जो उस वक्त आपको ठीक लग रहा है कर दें, और ये कोशिश करें कि जो आप कर रहे हैं उसको किसी तरह जस्टिफाई कर दें कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। जरा सा भी दम हुआ आपकी बात में तो सही होगा सोल्यूशन। तो एक इसमें अर्निंग बेस का डाटा लग रहा है और एक इसमें कैश फ्लो का लग रहा है। अर्निंग पी रेशो, पी रेशो के लिए क्या फॉर्मूला होता है? पी रेशो को किससे मल्टीप्लाई करना होता है? पैट से। तो गुजरे हुए पैट से करें या अगले आने वाले पैट से करें? बेहतर है आने वाले पैट से करें। इस सवाल में ना एक असम्पशन लेनी पड़ेगी, इन्होंने सोल्यूशन में फिर वो असम्पशन भी लिखी हुई है। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। हमें तो पैट चाहिए, इसमें से इंटरेस्ट भी माइनस होने वाला है, तो फिर पीबीटी निकलेगा। टैक्स माइनस करेंगे तो पैट निकलेगा। इसके इन्होंने सोल्यूशन में ना इसको पीबीटी मान के टैक्स लगा के पैट निकाला था, तो इंटरेस्ट किधर गया? डाटा नहीं है इंटरेस्ट का। तो इसलिए उस वक्त बैठ के ये असम्पशन ले लेनी चाहिए कि हमारे पास इंटरेस्ट का डाटा नहीं है। कोई इंटरेस्ट रेट दिया होता तो इंटरेस्ट ले लेते ना, है ही नहीं डाटा, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ये पीबीटी है। तो इसी असम्पशन पे सॉल्व हुआ है, पीछे असम्पशन लिखी हुई है। तो पीबीटी ये बेहतर है, इससे ये बेहतर है। पीबीटी टैक्स माइनस किया, पैट बन गया। अब उस पैट को हमने मल्टीप्लाई करना है पी रेशियो से। हम वैल्यूएशन किसकी करने जा रहे हैं? टारगेट एल एन और की, जबकि पी रेशियो किसकी दी हुई है? हमारी अपनी भी दी हुई है और जिस इंडस्ट्री में वो काम कर रही है कंपनी उसकी भी दी हुई है। अच्छा, हमारी वाली भी ली जा सकती है क्योंकि हम उसको खरीदने जा रहे हैं। हम उस कंपनी को जब खा जाएंगे तो हमारी वाली पी रेशियो भी यूज हो सकती है। और ये क्यों यूज हो सकती है? क्योंकि उस मार्केट में बाकियों की पी रेशियो यही है। तो रेंज पूछी है ना, दोनों से कैलकुलेशन कर देंगे, ये भी यूज कर देंगे और ये भी यूज कर देंगे। फिर एक और चीज, ये मैंने आपको शायद पी रेशियो पढ़ाते हुए तब ये बात बताई थी कि जिस कंपनी की हम पी वैल्यूएशन करने जा रहे हैं, अगर वो निस्बतन कमतर है, यानी जो आपको डाटा दिया हुआ है उससे कंपेयर करके वो कमतर है, तो उसके लिए पी रेशियो भी कम यूज होनी चाहिए, या जो कि मैंने वो यूज हो जानी चाहिए, कम यूज होनी चाहिए। हम चूंकि एक लिस्टेड कंपनी है और हम जिसको खरीदने जा रहे हैं, हम लिस्टेड हैं और हम जिसको खरीदने जा रहे हैं वो प्राइवेट है, तो हमारी वाली पी रेशियो एज इट इज यूज होना इतना मुनासिब नहीं है। तो हमारी वाली पी रेशियो को कम कर लेना चाहिए। कितना कम कर लें ये स्टूडेंट की मर्जी, 20% कम कर लें, 30% कम कर लें। सोल्यूशन में 25% कम की हुई है, लेकिन ये सब्जेक्टिव चीज है। मैंने आपको पी रेशियो जब पढ़ाया था ना तब ये बातें लिखी हुई थी, तब जबानी भी बताई थी। ये पीई रेशियो मेथड है, ये चेक कर लेते हैं। ये नेट एसेट वैल्यूएशन मेथड हो गया, 15 - 5 10 मेथड की बात हो गई। इतना बेहतर नहीं है क्योंकि बिजनेस की वर्थ शो नहीं कर रहा। और बस अर्निंग मेथड होता क्या है? पैट कौन सा यूज करना है, गुजरा हुआ या आने वाला? तो उन्होंने कहा आने वाला बेहतर है, और फिर उसकी कैलकुलेशन करके दिखाइए। ये नेट ऑफ टैक्स 21% टैक्स है, तो आने वाले पैट को लिया और अपनी पी रेशियो भी ले ली और इंडस्ट्री वाली भी लेके दिखा दी। और उसके बाद ये बात भी कर दी कि चूंकि हम एक कमतर कंपनी की वैल्यू करने जा रहे हैं, तो हम पी रेशियो जो यूज करने लगे हैं उसको हम कम भी कर सकते हैं, तो ये कम भी करके दिखा दी। और यहां तक भी डिस्कशन काफी थी, लेकिन रेंज ऑफ वैल्यू है ना, खुल के डिस्कशन है। तो उन्होंने कहा जी अगले साल का प्रॉफिट ले लें, वो भी ठीक है, लेटेस्ट का ले लें, वो भी चल जाएगा। तो लेटेस्ट को भी सॉल्व करके दिखा दिया। और ये वो assumption है जो मैं बात कर रहा हूं। ये हो गई पी रेशियो बेस्ड। और कैश फ्लोज के लिए हम जब इसी को कैश फ्लो मान रहे हैं, ये जो लिखा हुआ है, इसी को अगर हम लोग कैश फ्लो मान रहे हैं, तो इसी में से टैक्स माइनस करें, वो फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी बन गया, और उसके ऊपर केई से डिस्काउंटिंग कर दें। अब केई एक्वायरर का भी लिया जा सकता है, टारगेट का भी लिया जा सकता है। इन्होंने बस एक एक्स्ट्रा एफिशिएंसी मारी है, मेरे ख्याल में वो ओवर है, इतने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने पहले अपना इक्विटी बीटा दिया हुआ था ना,
उससे एसिड बीटा निकाला और फिर उसको टारगेट की गियरिंग में डाल दिया। यानी टारगेट की वैल्यूएशन हम कर रहे हैं तो उसने टारगेट का के ही ले लिया। मेरे हिसाब से एक्वायरर का के ही बहुत था, क्योंकि हम एक्वायरर की नजर से देख रहे होते हैं। पास कितने सारे पेपर्स में ऐसा ही है, तो इसलिए इसके सोल्यूशन में इन्होंने लिया तो एक्वायरर। मैंने इस पर ये सोल्यूशन जब आता है ना तो मैं इस पर अपना कमेंट्स देता हूं। तो ये भी मेरे मशवरे पे असम्पशन डाली थी, ये पहले असम्पशन नहीं थी, फिर मशवरे पे डाली थी। तो वो जब सोल्यूशन आता है तो फिर कमेंट्स करते होते हैं। तो ये कमेंट मैंने किया हुआ है कि पास में एक्वायरर का के भी लेते रहे हैं तो एक्वायरर से भी सही होना चाहिए। इन्होंने इसमें टारगेट का के लिया हुआ है, यानी अपना एसिड बीटा निकाला, उसको टारगेट की गियरिंग में डाला, टारगेट का इक्विटी बीटा बना, उससे के निकाला और उससे फिर ये कैश फ्लोज की डिस्काउंटिंग की है, अर्निंग ग्रोथ से ग्रोथ निकाल के और ये कैश फ्लोज की डिस्काउंटिंग कर ली। और सबका आंसर निकालने के बाद कहा कि जो हमने सॉल्व किया है उसमें हाईएस्ट 16 आ रही है, लोएस्ट 10 आ रही है। तो बस ये रेंज है, इसके दरमियान में हमें नेगोशिएट करना चाहिए जहां पर भी बात सेट हो जाए। 20 मिलियन बहरहाल बहुत ज्यादा है। ये जून 24, दूसरा मैंने जून 22 कहा था, तो पहले मैं आज वाला काम करा दूं फिर देखता हूं। ये लाइटें देख लो यार जो ऑन करनी है। सवाल कराता हूं, सवाल पढ़ लें आप। दिसंबर 19, ये मेरी बुक में होगा क्वेश्चन नंबर 25 शायद, कराक्रम के नाम से 25। दिसंबर 19 अटेम्प्ट का है। पढ़ने में करता हूं।
जी पढ़ लिया? अच्छा, बस आप समझिए ये मैं वैल्यूएशन का आखिरी सवाल कर रहा हूँ बोर्ड पे, बस बहुत है वैल्यूएशन। तो मैं इस पूरे चैप्टर की ना एक ओवरऑल समरी दोबारा बताता हूँ, कुछ चीजें बीच में रह गई हैं तो वो बताता हूँ, और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है डीमर्जर, जिसमें मैं सवाल बोर्ड पे कोई नहीं कर रहा हूँ, आप नहीं करना है, मैं होमवर्क बता दूंगा, या मैं होमवर्क भी नहीं ना करते आप लोग। चलिए बहरहाल इसमें पार्ट ए यूजिंग फ्री कैश फ्लो मेथड, उसने खुद ही कह दिया कि फ्री कैश फ्लो मेथड यूज करना, तो ये इसकी मेहरबानी। अभी तक के सवालों में मैं आपको कंबाइन सवालों में खासतौर पे ये बताता रहा था कि कैसे पता कंबाइन वैल्यू करनी है। एक रिकैप सुन ले, तो हम इसमें टारगेट की वैल्यू नहीं, किसी कंपनी की वैल्यू निकालते थे बस वैसे ही, उस कंपनी के ओनर की ख्वाहिश पे, तो उस कंपनी का अपना डाटा और उस कंपनी के अपने वैल्यूएशन मेथड। फिर दूसरा टाइप हमने की सवालों में जिसमें कोई एक्वायर टारगेट को खरीद रहा होता है, तो फिर उसमें टारगेट की वैल्यू करनी होती है, बस सिर्फ टारगेट की, एक्वायरर की आंख से, तो डाटा टारगेट का और पी रेशो डिस्काउंट रेट प्रेफरेबली एक्वायरर का, टारगेट वाला भी चल जाता है, प्रेफर्ड एक्वायरर की नजर होती है। फिर हमने उसमें यह भी किया कि कुछ सवाल ऐसे थे जिसमें पोस्ट मर्जर वैल्यू यानी कंबाइंड वैल्यू निकालनी होती है। अच्छा, कंबाइंड वैल्यू निकालने को कैसे पहचानते हैं सवाल में? सवाल से हिंट मिल जाता है। फिर उसमें दो बातें थी, कंबाइंड वैल्यू निकालने के दो तरीके थे, या तो हम कंबाइंड अर्निंग्स, कंबाइंड कैश फ्लोज पे पीई या डिस्काउंटिंग करके कंबाइंड वैल्यू निकालते हैं, या फिर इंडिविजुअल प्लस वन ऑफ चीजें, एनर्जी वगैरह। इस सवाल में इसमें से क्या हो रहा है? हम हैं केएल, हाँ जी केएल, और केएल ने एसएल को खरीदना है। सवाल में डाटा केएल एसएल दोनों की एसओएफपी और इनकम स्टेटमेंट दी हुई है लेटेस्ट ईयर की। ये कैसे पता चल रहा है कि कंबाइंड वैल्यू निकालनी है कि नहीं निकालनी? एक तो पॉइंट नंबर 2, फॉलोइंग प्रोजेक्शंस हैव बीन वर्कड आउट इन रिस्पेक्ट ऑफ द मर्ज्ड एंटिटी, कि रेवेन्यू इतना बढ़ेगा, तो अब यहां पर आपको कंबाइंड का डाटा नजर आ रहा है, तो इसलिए कंबाइंड कैश फ्लोज की डिस्काउंटिंग करनी है। दूसरा मजीद हिंट, रिक्वायरमेंट से हिंट निकालें तो एक्वायरर मैक्सिमम कितने पैसे दे टारगेट को खरीदने के लिए? टारगेट की अभी की वैल्यू प्लस सिनर्जी, और इसी चीज को मैंने एक और फार्मूले से बताया था, पोस्ट मर्जर वैल्यू माइनस प्री मर्जर। ये आपको जब मैं कंबाइन के वो फार्मूले 4-5 बता रहा था ना, तब ये भी बताया था, पोस्ट मर्जर वैल्यू माइनस, मैंने ये बताया था कि एक्वायरर की अभी वैल्यू अगर 400 है, टारगेट की अभी वैल्यू अगर 250 है, और कंबाइंड वैल्यू 700 है, तो सिनर्जी कितनी है? 50। अगर ये पूछा जाए कि हम मैक्सिमम टारगेट को कितने में खरीद सकते हैं, तो दिस प्लस दिस 300, या दिस माइनस दिस 300, यानी हम यहां से यहां पहुंच जाएंगे, तो हमारी वैल्यू में जितना इजाफा हो रहा होगा वो उसी की वजह से हो रहा होगा ना। चलो सब उसको पैसे दे देते हैं, हम नेगेटिव में नहीं जाते, तो मैक्सिमम प्राइस एग्जिस्टिंग टारगेट प्लस एनर्जी, या फिर प्री मर्जर, पोस्ट मर्जर माइनस प्री मर्जर। तो सवाल की रिक्वायरमेंट से भी हिंट निकल रहा है कि हमने कंबाइंड वैल्यू निकालनी है। ज्यादा बड़ा हिंट तो डाटा से ही मिल गया ना। और जब सिनर्जी निकालनी होती है, देखें, जब हमने पोस्ट मर्जर वैल्यू लेनी है और उसमें से पी माइनस करनी है, तो टेक्निकली हम दिस प्लस दिस कर रहे हैं ना, है ना। तो कैश फ्लो मेथड हो और सिनर्जी कैलकुलेशन में आनी हो, तो आपको मैंने बताया था कि हमने फ्री कैश टू फर्म के रास्ते से आना है। आज इन सबको समेटता हूं ना, तो फिर ये बात दोबारा बता देता हूं। तो हमने फिर फ्री कैश टू फर्म के रास्ते से आना है, फ्री कैश टू इक्विटी के रास्ते से नहीं आना। ये मैं ये सवाल करा लूं, फिर बहुत सारी चीजों का रिकैप देता हूं, फिर बेशक आप होमवर्क नहीं भी करते, फिर भी मैं सारा रिकैप दे देता हूं, और आप लोगों ने जिस जिस बातों में कंफ्यूजन हो वो पूछ लेना। मैं आज इसको रिकैप सम अप करूंगा इस वैल्यूएशन को क्लोज करने के लिए, क्योंकि मैंने फिर रिस्क स्टार्ट करना है। तो हमने चूंकि सिनर्जी निकालनी है, यानी चाहे आप ऐसे कह लें कि हमने कंबाइन में से ये दोनों माइनस करनी है ताकि सिनर्जी निकले, और फिर इसको इसमें ऐड करके मैक्सिमम प्राइस बोलनी है, या फिर इसमें से ये माइनस करना है, तो टेक्निकली सिनर्जी निकालनी है ना। तो अगर फ्री कैश फ्लो मेथड और सिनर्जी निकालनी हो, तो फ्री कैश फ्लो टू फर्म के रास्ते से आते हैं, फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी के रास्ते से नहीं। इस सवाल को कराने के बाद रीजन बताता हूं उसकी। और इस बात का एक और हिंट मिल रहा है रिक्वायरमेंट से जस्ट ऊपर, क्या ही दिया हुआ है, वैक दिया हुआ है, क्या ही तो है ही नहीं, वैक दिया हुआ है, तो फ्री कैश फ्लो टू फर्म। तो अब हम कंबाइंड वैल्यूएशन करने लगे हैं और कंबाइंड कैश फ्लोज यूज करेंगे। कितने कॉलम चलाने? 3। उसके बाद फिर टर्मिनल वैल्यू। तो दिसंबर 19 0 1 2 3, 0 का कॉलम सिर्फ इसलिए बनाया है कि रिडंडेंसी कॉस्ट भी है, वुड हैव टू पे 20 मिलियन इमीडिएटली, इसलिए मैंने 0 भी बना दिया। जी, सेल्स कंबाइंड वैल्यूएशन कर रहा हूं, कंबाइंड कैश फ्लोज, सेल्स मर्ज्ड एंटिटी की सेल्स के बारे में क्या कहा है? पॉइंट नंबर 2, 6% ग्रो करेगी, तो किसको 6% बढ़ाना है? दोनों की सेल्स को ऐड करें। आप वो जज्बा जूम वाला सवाल भी दिमाग में रख लें, अगर कच्चा कच्चा कहीं मेमोरी में हो तो। दोनों की सेल्स को ऐड करके 6% बढ़ा दें, 564 प्लस 117 कुछ 6% बढ़ा दें।
LY इंटू 1.06 जी 785 6% बढ़ा के फिर 6% बढ़ा दें 833 कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी बढ़नी है 6%, लेकिन डेप्रिसिएशन के अलावा वाली 6% बढ़नी है। तो डेप्रिसिएशन किधर है 25% इसमें डेप्रिसिएशन है। तो कॉस्ट ऑफ सेल के लिए ईयर 1 वाली हम कैलकुलेट कर देते हैं क्योंकि कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। दोनों की कॉस्ट ऑफ सेल को मिलाएं। ये क्या किया हाँ ये डेप्रिसिएशन के अलावा नहीं नेट ऑफ नहीं, कॉस्ट ऑफ सेल्स में डेप्रिसिएशन शामिल है। तो उसने कहा है कि डेप्रिसिएशन के अलावा वाली बाकी कॉस्ट ऑफ सेल को बढ़ाना है। तो डेप्रिसिएशन मैंने माइनस किया है। आगे कहीं कहा हुआ था कि कॉस्ट ऑफ सेल में 25% हिस्सा डेप्रिसिएशन है। तो मैंने ये कॉस्ट ऑफ सेल अदर देन डेप्रिसिएशन निकाली और ये मैंने इसको कर दिया ग्रो। और उसके बाद ईयर 2 ऑनवर्ड्स LY इंटू 1.06 कितना 393,416,441। और बताएं आगे कैश फ्लो में कैसे पहुंचे, इनकम एक्सपेंसेस में और क्या क्या है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के बारे में पॉइंट वन है। पॉइंट 1 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में 31 मिलियन पर एनम सेव हो जाएगा। एक ये, फिर उसके बाद पॉइंट 2 का दूसरा बुलेट पॉइंट 5% बढ़ेगा। ये भी डेप्रिसिएशन के अलावा वाले की बात कर रहा है। अच्छा 5% बढ़ेगा कि 31 मिलियन कम होगा क्या। पॉइंट 1 और उसका आपस में क्या जोड़े। हाँ जो अभी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं उनमें से 31 निकाल देते हैं, जो बाकी बच जाएंगे उनको 5% बढ़ाना है। क्योंकि मर्ज करते ही 31 मिलियन की बचत है, हो सकता है कोई 10-20 लोग निकालने की सैलरीज हो। ये अब जो बचत के बाद वाली चीज बनेगी उसको फिर 5% ग्रो करना है। लेकिन एक काम इसमें और करना पड़ेगा बीच में कि ग्रो किसने होना है अदर देन डेप्रिसिएशन। अब ये देखिए मैं अदर देन डेप्रिसिएशन की एक कहानी बनाता हूं। ईयर 1 दोनों को ऐड करें जो इनकम स्टेटमेंट दी हुई है 11 इसमें से 31 माइनस करने के बाद जो चीज बनेगी उसका 10% डेप्रिसिएशन है। 10% किधर है 25% डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ सेल में है, 10% ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में है। तो इसका 10% इसमें डेप्रिसिएशन शामिल है या पहले मैं 31 माइनस कर लूं फिर 10% लूं। तो ये क्या किया डेप्रिसिएशन निकल गई, ये क्या हुआ बचत आ गई, इसको 1.05 और बाकी दोनों साल LY इंटू 1.05 जी। जी 79 83 हम फ्री कैश फ्लो टू फर्म निकाल रहे हैं। तो सारे एक्सपेंसेस माइनस इंटरेस्ट के अलावा, और सेल हो गई, कॉस्ट ऑफ सेल हो गए, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गए, इंटरेस्ट के अलावा और कोई एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, क्योंकि टैक्स भी तो निकालना है ना। तो डेप्रिसिएशन के बारे में इन्होंने कहा हुआ है कि डेप्रिसिएशन जो पहले है वो उतनी ही रहेगी। पॉइंट नंबर 3 डेप्रिसिएशन उतनी ही रहेगी, उतनी ही कितनी जितनी अभी है। अच्छा देखें ये डेप्रिसिएशन साइड पे की थी, ये डेप्रिसिएशन साइड पे की थी। 494 का 25% और 114 का 10%, ये डेप्रिसिएशन आ गई। वन A2 203 टैक्स कितने परसेंट 50 50
जी फ्री कैश फ्लो टू फर्म, बाकी सवाल में और क्या चीज लग रही है? नहीं, टर्मिनल वैल्यू भी ठहरेगा, फ्री कैश फ्लो तो नहीं आए, कैपेक्स भी होता है, वर्किंग कैपिटल भी होता है, इनकम स्टेटमेंट की चीजें पूरी डालनी। फ्री कैश फ्लो टू फर्म है इसलिए इंटरेस्ट का कुछ नहीं किया, बाकी चीजें डालनी। अब नीचे चलते हैं, पॉइंट नंबर 1, 20 मिलियन इमीडिएटली रिडंडेंसी पे करना पड़ेगा। तो वो जो रिडंडेंसी है, ये पहले भी हम 2-3 सालों में कर चुके हुए हैं कि उसको आउटफ्लो दिखाते हैं यहां, लेकिन उसका टैक्स वो तो ईयर एंड पे आएगा ना, यहां। ये भी पिछले 2-3 सालों में किया ये काम, ये फॉरेन है लेकिन इसका टैक्स तो फिर ईयर एंड पे ही है। पॉइंट 2 डन, या रह गया कुछ? वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज रेवेन्यू के रेशियो में बढ़ेंगे, तो इसका मतलब वर्किंग कैपिटल की बात कर रहा है वो। तो फिर फ्री कैश फ्लो टू फर्म में तो कैपेक्स और वर्किंग कैपिटल भी आता है ना, तो वर्किंग कैपिटल की वर्किंग कर लेते हैं। अभी इस वक्त यानी 0 पे वर्किंग कैपिटल का बैलेंस कितना है जी, कहां से पता चलेगा? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज कर लें, तो कितने हैं अभी इस वक्त? हम कंबाइंड वैल्यूएशन कर रहे हैं, ठीक है? तो दोनों के करंट एसेट्स माइनस दोनों की करंट लायबिलिटीज, 339, 1 2 3। कितना बढ़ना है इन्होंने? रेवेन्यू की लाइन में बढ़ेंगे मतलब 6% बढ़ेंगे, तो इनको 6% बढ़ा देते हैं, LY इंटू 1.06 जी, 359, 381, 404। और कैश फ्लो हम लिखा करते हैं इनकी इंक्रीज, तो 20, 22, 23। 0 पे भी लिखूं कुछ? नहीं, कोई नया प्रोजेक्ट थोड़ी है जो इनिशियली वर्किंग कैपिटल चाहिए, तो एक बिजनेस ग्रो चलता जा रहा है, तो हमने तो सिर्फ उसके अंदर चेंजेस को हमने कैश फ्लो लिखना होता है इधर। तो वर्किंग कैपिटल का कैश फ्लो आ गया 20, 22, 23। हाँ जी, यहां तक पॉइंट नंबर 2, 3, 4, 5। चलिए फ्री कैश फ्लो टू फर्म निकालें। अब यहां से हमने नीचे टर्मिनल वैल्यू निकालनी है। करिएगा कैश फ्लो का टोटल 0 वाला 20, 248, 255, 267। और टर्मिनल वैल्यू के लिए ग्रोथ रेट, वैक, जी 1833, 2100। इसकी कर लेते हैं डिस्काउंटिंग 18% पे, तो वैल्यू ऑफ
मर्ज्ड बिजनेस कितनी आ जाएगी, डिस्काउंटिंग कर लें। क्या निकला आंसर? 1652। ये पूरे मर्ज बिजनेस की वैल्यू निकल आई, लेकिन हमें तो इवेंचुअली इक्विटी चाहिए होती है। तो फ्री कैश फ्लो टू फर्म के तरीके से इक्विटी तक कैसे पहुंचते हैं? डेट माइनस कर दें। तो डेट कितना कितना है? 1665 और 148। तो ये आ जाएगी वैल्यू ऑफ मर्ज इक्विटी जी, 1339। मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम प्राइस जो हम ऑफर करें, ये भी कर सकते हैं कि पहले इससे दोनों इंडिविजुअल माइनस करें, फिर सिनर्जी निकालें, फिर वो टारगेट में ऐड कर दें, या फिर इसमें से एक्वायरर की प्री मर्जर वैल्यू माइनस कर दें। तो कहीं दी हुई है सवाल में जी, क्या दिया हुआ है? एक शेयर कितने का मार्केट में? केएल का ना, और केएल के शेयर्स हैं कितने? 20.5 779 560, यानी इतने पैसे हैं जो हम मैक्सिमम ऑफर कर सकते हैं। ये पार्ट ए है। अच्छा, पार्ट बी भी मजे की कैलकुलेशन है, वो भी करता हूं बोर्ड पे। है वो रेशियोज की कैलकुलेशन, मतलब वैल्यूएशन से हटके, लेकिन उसमें वो नंबर ऑफ शेयर्स निकालना मजे की चीज है, इसलिए मैं वो भी कर देता हूं। बट वैल्यूएशन तो ये हो गया पार्ट ए। पार्ट बी भी कर देता हूं। इन कैलकुलेशन में कुछ पूछना है तो पूछें, फिर मैं मिटाता हूं। जी, पार्ट ए डन। ओके, चलिए पार्ट बी समझाता हूं। पार्ट बी में वो ये कह रहे हैं कि फर्ज कर लेते हैं कि हमने उनको 450 मिलियन की ऑफर की है। पार्ट ए में तो पूछ रहा था ना कितना मैक्सिमम ऑफर करें, तब वो कह रहे हैं अज्यूम कि 450 मिलियन पे एसएल के शेयर होल्डर्स मान गए शेयर्स बेचने के लिए।
अब आपने इस 450 मिलियन का इंपैक्ट बताना है कि अगर हमने 450 मिलियन उनको लोन रेज करके कैश दिया तो, या नए शेयर इशू कर दिए तो। ये दो अलग अलग सिनेरियो बताए इन्होंने। हमने 450 मिलियन 10% पे नया लोन लेके वो कैश उन लोगों के हवाले किया, सिनेरियो 1, या उनको शेयर्स दे दिए। तो इन दोनों सिनेरियोज में इंपैक्ट बता दें। इंपैक्ट बताने का मतलब है पहले क्या था और बाद में क्या होगा। इस पे, कंट्रोल पे, गियरिंग पे और ईपीएस पे, तीन चीजों पे इफेक्ट बताना है। ईपीएस पे इफेक्ट कैसे बताएंगे? एग्जिस्टिंग ईपीएस और इन दोनों सिनेरियोज की ईपीएस, ये ईपीएस पे इंपैक्ट आ गया। गियरिंग, एग्जिस्टिंग डेट इक्विटी और इन दोनों सिनेरियोज में एक एक करके डेट इक्विटी। कंट्रोल, सिनेरियो 1 में तो कंट्रोल पे कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन सिनेरियो 2 में चूंकि नए लोगों को भी शेयर होल्डर बना लेंगे, वो भी हमारे साथ बैठ के आगे बोर्ड में बैठ जाएंगे, तो फिर हमारा 100% से कंट्रोल नीचे हो जाएगा। तो ये कंट्रोल पे इंपैक्ट है। तो हमने इन दो सिनेरियोज में इन तीनों चीजों की कैलकुलेशन करके दिखानी है। ओके, अप्रोच समझ आई कि नहीं? कैलकुलेशन कर देता हूं, फिर डिस्कशन बताता हूं। और इस तरह के सवालों में ना, जिसमें कैलकुलेशन भी हो और डिस्कस भी करना हो, तो उसमें एक तरीका यह होता है कि आप अपने आंसर में शुरू डिस्कशन से करें और कैलकुलेशन वर्किंग में फेंक दें। और यह भी कर सकते हैं कि आप पहले सारी कैलकुलेशन कर दें, उसके बाद डिस्कशन की हेडिंग देके तो अंग्रेजी लिख दें। तो ज्यादा सेफ क्या है? कैलकुलेशन करेंगे तो अंग्रेजी निकलेगी ना, तो पहले सारी कैलकुलेशंस कर दें, उसके बाद डिस्कशन की हेडिंग कह के तो अंग्रेजी लिख दें। तो अब हम इनके लिए जो जो कैलकुलेशन है वो सब कैलकुलेशंस कर लेते हैं। रेहान कोई कपड़ा पड़ा हुआ यार। चलो खैर, अब तो मिटा दिया मैंने। अच्छा, ईपीएस निकालनी है तो उसके लिए पैट और नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए होंगे, और गियरिंग निकालनी है तो उसके लिए इक्विटी और डेट चाहिए होगा, और कंट्रोल निकालना है तो उसके लिए परसेंटेज चाहिए होगा। तो ईपीएस की मेहनत करता हूं। जो गुजरा हुआ लेटेस्ट ईयर है जिसका डाटा दिया हुआ है, हमने ईयर 1 की कैलकुलेशन करनी है ना, मतलब जो इस वक्त गुजरा हुआ साल है, लिखा नहीं है लेकिन मैं कह रहा हूं चलिए लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2024 लिखा नहीं है, मैं कह रहा हूं 2024। तो 2024 की मैं ईपीएस निकालूंगा 25 की ना, क्योंकि मर्ज एंटिटी तो फिर 25 में काम शुरू करेगी। ये मैं पार्ट बी कर रहा हूं, और डिस्कशन करनी है लेकिन कैलकुलेशन करेंगे तो फिर डिस्कशन निकलेगी। इंपैक्ट ईपीएस पे बताना है तो मैं ईपीएस कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं, और इंपैक्ट बताना है तो फिर प्री मर्जर और पोस्ट मर्जर। इंपैक्ट तो तभी पता चलेगा
और पोस्ट मर्जर में भी दो ऑप्शंस, एक ऑप्शन क्या है डेट और दूसरी ऑप्शन शेयर। हमने पार्ट ए में जो कैलकुलेशंस की हैं वो काम आएंगी इसमें, हाँ, लेकिन वो कैश फ्लोस थे, हम पैट की तरफ जा रहे हैं। तो वो जो हमने टैक्स से जस्ट ऊपर फिगर निकाली हुई है वो क्या चीज है, पीबीआईटी ना, क्योंकि फ्री कैश फ्लो टू फर्म बना रहे थे तो इंटरेस्ट माइनस नहीं किया हुआ था, तो वो पीबीआईटी हमने निकाला हुआ। कितना 182। पैट तक पहुंच, तो क्या करें। अच्छा, पहले साल की बात हो रही है, यानी अभी से ऑनवर्ड, तो एक तो ये भी उस साल का एक्सपेंस होगा ना, ये मर्जर की वजह से ही है ना कि नहीं भाई। ये रिडंडेंसी भी ईयर 1 का फौरन ही हम पे करेंगे, लेकिन होगा तो ईयर 1 का एक्सपेंस, तभी तो ईयर 1 में टैक्स लिया था इसका, तो ये भी तो एक्सपेंस ही होगा। देखें वो ना कैश फ्लोस थे, तो 20 को 0 पे लिखा था कैश फ्लो, लेकिन टैक्स तो उसका 1 में लिया था, तो एक्सपेंस तो ईयर 1 का ही होगा ना वो। तो ये अब मैं इनकम स्टेटमेंट बना रहा हूं, पीबीआईटी से पैट तक पहुंचना है, और क्या माइनस करूं, इंटरेस्ट। अभी जो इंटरेस्ट है ना वो तो होगा क्योंकि लोन वापस थोड़ी करने लगे, तो जो अभी है वो होगा, और इस ऑप्शन में मजीद इंटरेस्ट भी होगा। तो एग्जिस्टिंग भी और न्यू भी। एग्जिस्टिंग क्या हालात है, एक का लोन था 165 इस पे रेट, दूसरे का 14 रेट 12%, 35 पॉइंट, चलो 36। और नया कौन सा होगा, इस ऑप्शन में 450 एक नया डेट होगा जिसपे इंटरेस्ट 10% होगा, 45। यहां ये नहीं होगा, जी 81। टैक्स 24, हम्म 38, तो पैट आ जाएगा जी ये आ जाएगा पैट। और प्री मर्जर तो सवाल में ही दिया हुआ है, इसलिए मैंने उसके लिए पूरे लाइनों के सामने कुछ नहीं लिखा, वो तो सवाल में ही दिया हुआ है 55, तो ये मैंने यही लिख लिया। ये तो सवाल में ही आ रहा है, ये तो मैंने बजाय से कि यहाँ कैलकुलेट करता है तो आ रहा है सवाल में, तो 55। देखिए इंपैक्ट बताना है तो प्री से ही कंपेयर करना पड़ेगा, तो ये 55 प्री वाला और वो 1 और 2 पोस्ट मर्जर। ईपीएस तक पहुंचना है, नंबर ऑफ शेयर डिवाइड करना पड़ेगा। अभी कितने हैं केएल के 20 पॉइंट, इस सिनेरियो में भी इतने ही होंगे, इस सिनेरियो में बढ़ जाएंगे, कितने बढ़ जाएंगे, कितने और शेयर इशू होंगे, कैसे, क्या कंपैरिजन क्या करें, क्यों हमें ये पता ही नहीं कि हमने कितने शेयर्स देने हैं। ये पता है कि वो लोग 450 में बिकने को तैयार हो गए, ये पता है कि उनके एक शेयर की क्या प्राइस लगेगी, कैसे 450 में वो सब बिकने को तैयार है, तो पर शेयर 450 को डिवाइड कर ले उनके शेयर से, तो हमें शेयर एक्सचेंज रेशियो निकालनी पड़ेगी। तो ये वही इक्वेशन वाला सवाल बन गया। वर्किंग 1 2 तक शायद 1 पहले कर लिया था, वर्किंग 2। टारगेट की जो प्राइस वो लोग राजी हो गए हैं वो हुए हैं 450 मिलियन पे, और उनके शेयर्स हैं कितने, तो कितने पे राजी हो गए वो 0.43, इतने रुपए पे वो राजी हो गए। ये वो जो हम इक्वेशन बनाते थे तो उसमें इक्वल के इस तरफ के टारगेट वाले को हम क्या प्राइस लगाने लगे हैं, तो अब ये वो प्राइस और शेयर एक्सचेंज रेशियो निकालनी है। शेयर एक्सचेंज रेशियो क्यों निकालनी है, ताकि पता चले ना हम अपने कितने और शेयर इशू करेंगे। तो इक्वेशन क्या बनती होती है, ऊपर क्या लिखो, पोस्ट मर्जर वैल्यू जो कि अभी पार्टी में कितनी निकाली है 13 समथिंग 1339 डिवाइडेड बाय 20.5 प्लस 12.7 इंटू एक्स इज इक्वल टू ये।
की शेयर प्राइस निकालते हैं वो भी हम एक्वायरर की वैल्यू से निकाल सकते हैं। जी की टारगेट से शेयर प्राइस निकालते हैं जी जी वो भी हम एक्वायरर की शेयर प्राइस को निकाल नहीं, वो तो हम देखें जितने सवालों में अब तक की है ये हमें किसी ना किसी शक्ल में गिवन होती थी। सबसे पहले मैंने ये काम प्रोडको वाले सवाल में कराया था, उसमें हमने उनकी एग्जिस्टिंग प्राइस पे 10% गेन रख के 1.826 लिखा था। फिर उसके बाद एक सवाल किया था, उसमें उस सवाल में कहा हुआ था कि जितनी इनकी अभी बुक वैल्यू है उतने में वो राजी हो जाएंगे, तो यहाँ 24 रुपए रखा था। तो अब तक जितनी दफा भी इक्वेशन लगाई है ये चीज हमें कोई ना कोई गाइडेंस गिवन होती है। वो जो बात आप कर रहे हैं वो हम लोग जब खुद से निकाल रहे होते थे कि उनकी प्राइस एडजस्ट होकर कहां तक पहुंच जाएगी, वो हम एक्वायरर की प्राइस की बेस पे करते थे। जब भी ये इक्वेशन लगाई है ना, ये टारगेट सवाल में गाइडेंस दी होती थी, मार्केट प्राइस की गिवन लेकिन हम उनको खरीद तो मार्केट नहीं रहे ना, हम तो उनको 450 मिलियन में खरीद रहे हैं, तो हम उनकी ये प्राइस लगा रहे हैं। देखिए हम ना कोई शेयर एक्सचेंज रेशियो रखेंगे जिससे हमारी पोस्ट मर्जर वैल्यू यानी हमारे पर शेयर प्राइस से एक्सचेंज रेशियो एडजस्ट करके उनका ये बनता हो। तो ये हमें पता नहीं है, तो यही बतानी हुई सवाल में, फिर ये बताते तो ऐसे निकालेंगे ना, तो फिर सवाल वाला ये किसी ना किसी रास्ते से बताएगा। जो बात आप कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, वो तब होती है जब हमें रेशो पता होती है, तो हम उस रेशो को डाल के उसकी प्राइस निकाल लेते हैं, लेकिन वो रेशो ही तो निकालनी है, तो फिर ये बताने के लिए कोई ना कोई तरीका होना था, तो वो तरीका उसने बताया है ये वाला। क्या निकला एक्स जी 0.8 फॉर एवरी शेयर। ये हम अपने शेयर इशू करेंगे, तो शेयर्स टू बी इशूड 12.7 इंटू 0.817 10 पॉइंट, और हमारे एग्जिस्टिंग कितने हैं 20.5 का मतलब अगर हम सिनेरियो 2 पे चले तो हमारे शेयर्स हो जाएंगे 30.88 तो ईपीएस बन जाएगी 2.7। ये हो गई ईपीएस पे इंपैक्ट दोनों सिनेरियोज में। जी ईपीएस ओके। गियरिंग पे इम्पैक्ट अब बल्कि चलो निकाले कोई आसान, पहले मैं वो कंट्रोल पे इम्पैक्ट बताता हूं। कंट्रोल पे इम्पैक्ट कैसे निकालें, यहीं पे से किसी के नीचे कर लेता हूं। क्यों
शेयर पहले भी जिनके पास थे उन्हीं के पास उतने ही शेयर रहेंगे। यहां जो लोग केएल के मालिक थे, जो इंसान, अब उन लोगों के साथ और मालिक भी बन जाएंगे। वो और कौन लोग हैं? एसएल वाले। तो इसका मतलब जो लोग, फर्ज करें एक खानदान के 10 लोग, वो 10 लोग पहले 100% इक्विटी के मालिक थे, अब वो कितनी इक्विटी के मालिक रह जाएंगे? कैसे निकालें? या ऐसे कह लें कि 10.38 को इससे डिवाइड कर लें, कितना बना? 33 पॉइंट, इतने परसेंट लूज कर देंगे ये लोग। इतने परसेंट मालिक अब कोई और लोग होंगे। ये कंट्रोल पे इंपैक्ट आ गया। गेयरिंग पे इंपैक्ट कैसे निकालें? हाँ जी, डेट इक्विटी। तो एग्जिस्टिंग इक्विटी और पोस्ट मर्जर के बाद इक्विटी। प्री मर्जर और पोस्ट मर्जर। इसी में आगे चल रहा हूं, हेडिंग में अपने लिए दोबारा दे रहा हूं, वरना इसी में आगे चल रहा हूं। एग्जिस्टिंग डेट कितना है? अच्छा, जब हम प्री मर्जर कह रहे हैं, प्री मर्जर, जिस तरह यहां ईपीएस भी निकाला है, तो हम केएल की बात कर रहे हैं या दोनों को मिला की बात कर रहे हैं? केएल की बात कर रहे हैं ना। प्री मर्जर तो केएल है, वो तो पोस्ट मर्जर एसेट साथ मिल रहा है आके। तो फिर डेट इक्विटी भी किसकी ले रहा हूं मैं? केएल की। तो केएल का अभी डेट कितना है? 165। केएल की अभी इक्विटी कितनी है? पार्ट ए के आखिरी 2-3 लाइनों में यूज किया हमने, 779। ये उसके शेयर्स और मर्ज कर लेंगे तो इक्विटी की वैल्यू क्या होगी जो पार्ट ए में निकाल ली? जी 1339 ना, 1339 1339। डेट कितना होगा? मर्ज्ड एंटिटी 165 के साथ दूसरे का डेट भी मिलेगा और इस सिनेरियो में एक और डेट मिलेगा। यानी इस सिनेरियो में 165 के साथ दूसरे का डेट मिलेगा 148, कितना? 313। और इस सिनेरियो में साथ 450 भी मिल जाएगा, 763। तो इससे डेट इक्विटी निकलेगी। और डेट इक्विटी जो ज्यादा बेहतर होती है वो डेट ओवर इक्विटी की बजाय डेट ओवर टोटल होती है। टोटल कितना जी? टोटल डेट ओवर इक्विटी फार्मूला भी ठीक है और डेट ओवर टोटल फार्मूला भी ठीक है। ज्यादा बेहतर डेट ओवर टोटल होता है। 9 2 5 2। तो गेयरिंग कितनी बनी? दिस डिवाइडेड बाय दिस। 5 36 पॉइंट 13.18। तो इम्पैक्ट ऑन ईपीएस, इम्पैक्ट ऑन कंट्रोल, इम्पैक्ट ऑन गियरिंग, ये कैलकुलेशन करने के बाद अब इनकी अंग्रेजी क्या बन जाएगी कि ईपीएस पे फर्क ये पड़ेगा कि ईपीएस अभी इतनी है, फिर इतनी हो जाएगी। इतनी इसलिए हो जाएगी कि वहां पर नंबर ऑफ शेयर्स बड़े होंगे, लेकिन इंटरेस्ट ना होने की वजह से पैट ज्यादा हो रहा होगा। यहां पर नंबर ऑफ शेयर्स तो नहीं बढ़ रहे होंगे, लेकिन इंटरेस्ट बढ़ रहा होगा। तो ये जो कैलकुलेट किया है वो अंग्रेजी में लिख के भी दिखा दिया, ये डिस्कस हो गया। ये था जी पार्ट बी। अच्छा, अब मैं ना एक बिजनेस वैल्यूएशन की एक ओवरऑल कंक्लूडिंग रीकैप डिस्कशन करता हूं और सामने ना चैप्टर खोल लेता हूं ताकि उसमें से कुछ चीजें भी बता दूं। और एक छोटी सी चीज आपको बतानी है, जो सवाल नहीं करा रहा वो आपको मैं वैसे बता देता हूं। सवाल उसका जिसने करना हो कर ले, ये नोट कर ले, फिर मैं वैल्यूएशन की कंक्लूडिंग रीकैप देता हूं।
हाँ जी, हाँ जी, दोबारा लगाना यार। अच्छा, चैप्टर सामने खोल लिया कि अगर कोई वो चीजें बीच में छोटी मोटी स्किप हो गई हैं तो वो बता दूं। पहले मैं आपको ज़बानी रिकैप दोबारा देता हूं। जब हम वैल्यूएशन पढ़े ना, वैल्यूएशन, तो इंडिविजुअल सिक्योरिटीज की वैल्यूएशन भी हो सकती है। जैसे आपसे सवाल पूछा जा सकता है एक शेयर का डाटा देके कि इस शेयर की वैल्यू निकाल दें, उसमें डिविडेंड मॉडल, डिविडेंड इतने रुपए है, और मैं शुरू में इसकी प्रैक्टिस कराई है, ग्रोथ है, ग्रोथ नहीं है, मल्टीपल पीरियड्स की ग्रोथ है, तो सिर्फ एम ही बस शेयर की वैल्यू निकलवाई जा सकती है डिविडेंड मॉडल से। एम ही बस डिवेंचर की वैल्यू निकलवाई जा सकती है। डिवेंचर की मार्केट वैल्यू कैसे निकलती है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में भी सीखी थी और इस चैप्टर में भी की है। कैसे निकलती है? फ्यूचर है डिवेंचर की फ्यूचर कैश फ्लोज की डिस्काउंटिंग इन्वेस्टर के रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पे। तो वैल्यूएशन में एक तो ये काम हो सकता है कि इंडिविजुअल सिक्योरिटीज की वैल्यूएशन का छोटा मोटा सवाल की पार्ट कैलकुलेशन टेस्ट हो सकती है। थोड़े बड़े लेवल पे आते हैं। किसी भी एक कंपनी के ओनर्स बस वैसे ही देखना चाह रहे होंगे कि इस कंपनी की वर्थ कितनी है। अब जब ओनर्स वर्थ देखना चाह रहे हैं तो वो इक्विटी की ही वैल्यू देखना चाह रहे हैं। वजह बस एमई भी हो सकती है, हो सकता है उन्होंने आगे अपने बच्चों को शेयर ट्रांसफर करने हो तो पार्टनर्स के दरमियान बात हो रही हो, अच्छा कितने कितने पैसे देने, हो सकता है वो आईपीओ में जा रहे हो। तो एग्जिस्टिंग कंपनी के ओनर्स बस वैसे ही अपनी वैल्यूएशन करवाना चाह रहे होंगे, और वो इक्विटी की वैल्यूएशन यानी डेट की वैल्यू सिर्फ तब आएगी जब या तो फ्री कैश फ्लो टू फर्म के रास्ते से चलना होगा या सवाल वाला स्पेसिफिकली डेट की वैल्यू चाह रहा होगा। बस उसके अलावा इस चैप्टर में सारे की सारी वैल्यूएशन किसकी है? इक्विटी की। जाग रहे ना, इस चैप्टर की कंक्लूडिंग को हो सकता है वो काम की बातें भी आ जाए। तो इस और बीच में अगर आप रोक के मुझे कुछ लिखना चाहें तो बता दीजिएगा, क्योंकि सुन के एक कान से तो दूसरे कान से फौरन निकल जाएगा। तो अगर कोई काम की बात बीच में लगे लिखने वाली तो बेशक रोक के लिख लीजिएगा। शुरू करता हूं फिर से। इस चैप्टर में बिल्कुल बेसिक लेवल की चीज ये है कि इंडिविजुअल सिक्योरिटीज की भी वैल्यूएशन टेस्ट हो सकती है। एक शेयर की वैल्यू कैलकुलेट कर दें डिविडेंड मॉडल से, एक डिवेंचर की वैल्यू कैलकुलेट कर दें। और इसका सवाल मैंने आपको ये करवाया तो नहीं था क्योंकि बड़ा बेकार सा सवाल था, लेकिन मैं ये चीज आपको अपने सवाल बना के टेस्ट कर चुका था जो इस चैप्टर में क्वेश्चन 1 है। एम जरा नजर मार लें बस सिर्फ इस चैप्टर का क्वेश्चन 1 देखें। इस चैप्टर के क्वेश्चन है क्वेश्चन 1 2008 का सवाल हुआ एक है ना। इसकी रिक्वायरमेंट ए क्या है? शेयर की मार्केट प्राइस और टीएफसी की मार्केट प्राइस। इस सवाल में जो टेक्निक थी ना वो मैं आपको खुद सवाल बना के करा चुका था, जिसमें डिविडेंड पिछले साल का दिया हुआ था। एक होता था ना डिविडेंड 0, एक पिछले साल का डिविडेंड है जिसको डबल ग्रो करना था। वो टेक्निक थी, मैंने खुद ही सवाल बना के आपको वो करा दिया हुआ था। तो इसका लोएस्ट लेवल इस चैप्टर का ये है कि किसी एक शेयर या किसी एक डिवेंचर की वैल्यूएशन हो सकती है। ये लोएस्ट सस्ता सा लेवल है। अब बड़ा लेवल ये है कि या तो एक कंपनी का डाटा देके उसके ओनर्स बस वैसे ही वैल्यूएशन जानना चाह रहे होंगे, और वो भी मेनली इक्विटी की वैल्यूएशन। उसका तरीका क्या है? उस कंपनी के प्रॉफिट्स मुनासिब पी रेशो, उस कंपनी के कैश फ्लोज मुनासिब डिस्काउंट रेट, उस कंपनी के एसेट्स रेजिडुअल वैल्यू भी हो सकती है, रिलायबल वैल्यू भी हो सकती है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी हो सकती है, बुक वैल्यू भी हो सकती है, उस कंपनी का डिविडेंड केई, उस कंपनी का अर्निंग यील्ड। तो वो जो सब वैल्यूएशन मेथड्स पढ़ाए हैं वो सारे के सारे किसी एक कंपनी की बस एमई ओनर्स की खुशी के लिए वैल्यूएशन की जा सकती है। एक ये हिस्सा है इस चैप्टर का जो शुरू में 2-4 सवाल किए थे, ये भी ठीक है। फिर दूसरा हिस्सा या तीसरा हिस्सा इस चैप्टर का ये है जिसमें हम कोई एक एक्वायरर और कोई एक टारगेट का सिनेरियो देख रहे होंगे। उसमें एक कंपनी होगी जो किसी दूसरी कंपनी को खरीदना चाहती होगी। सवाल का कॉन्टेक्स्ट ये भी हो सकता है कि बिकने वालों ने खुद अपने मुंह से डिमांड की है, और ये भी हो सकता है कि बताएं कितने में खरीदें। अगर खुद डिमांड की है तो क्या चेक करना होगा? अगर बिकने वालों ने खुद डिमांड की है कितने पैसे चाहिए तो हम क्या चेक करें कि फीजिबल है कि नहीं। और अगर हमने प्राइस करनी है तो हम खुद बता रहे होंगे। इन एनी केस हम एक्वायरर बन के टारगेट की वैल्यूएशन कर रहे होंगे। तो ये भी पहले जैसा ही होगा, टारगेट का डाटा, बस थोड़ा सा फर्क ये पड़ सकता है कि अब पी रेशो भी और डिस्काउंट रेट भी एक्वायरर की नजर से देखना होगा। पहले वैल्यूएशन जस्ट वैल्यूएशन थी, बस किसी एक कंपनी की वैल्यू, उसी कंपनी का डाटा, उसी कंपनी की पी, उसी कंपनी का डिस्काउंट रेट। दूसरा हिस्सा क्या किया मैंने? टारगेट और एक्वायरर आ गया, और हमें बस टारगेट की वैल्यूएशन करनी है, और टारगेट की भी किसकी वैल्यूएशन करनी है? इक्विटी की। तो टारगेट का डाटा
मतलब कैश फ्लोज और प्रॉफिट्स, लेकिन डिस्काउंट रेट और पी एक्वायरर की एनक लगा के, ये थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। फिर इस हिस्से पे आए थे हम चैप्टर में, यहां तक कुछ लिखना हो तो लिख लें। लेकिन इसमें भी ना एग्जामिनर इतना इसमें सेंसिटिव नहीं है। कुछ सवालों में आपको नजर आएगा कि एक्वायरर का डिस्काउंट रेट इस्तेमाल हो रहा था, कुछ सवालों में नजर आएगा कि टारगेट का ही डिस्काउंट रेट इस्तेमाल हो रहा था। इतना सेंसिटिव है नहीं एग्जामिनर इसमें। मेरे हिसाब से लॉजिकली एक्वायरर का डिस्काउंट रेट यूज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो उसको एक प्रोजेक्ट की नजर से देख रहा होगा, लेकिन टारगेट वाला भी चल जाया करता था। मेरा मशवरा यह है कि अगर आपको टारगेट और एक्वायरर दोनों के डिस्काउंट रेट निकालने का डाटा है तो आप ना गेयरिंग एक्वायरर की यूज करें, एसेट बीटा टारगेट का यूज करें, और ये लिख दें कि अल्टरनेटिवली टारगेट का भी डिस्काउंट रेट यूज किया जा सकता था। मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतर यह है कि बिजनेस रिस्क टारगेट का, गेयरिंग एक्वायरर की। एसेट बीटा टारगेट का। अच्छा, मैंने पहले पूछा था कि अगर मैं कोशिश करके 31 को फारिग कर दूं तो संडे लगा लूं, एक दो ये संडे लगा लें, लेकिन फर्स्ट हाफ मैंने दिया होगा रिपोर्टिंग को, तो आप फिर 2 बजे ही कुछ 2 से 5 तकरीबन कंफर्म कर दूंगा कल, लेकिन टेंटेटिव यही है। और जिन्होंने नहीं आना तो लेक्चर तो दे ही दूंगा, ये ना हो कोई ना आए। चलें आगे बढ़ाते हैं डिस्कशन। फिर हम इस चैप्टर में ऐसे सवालों में आए जहां पर हमें कंबाइंड वैल्यू निकालनी पड़नी थी, और कंबाइंड वैल्यू निकालने के लिए सवाल से हिंट ही लेना था। या तो क्लियरली वर्ड कंबाइंड एंटिटी, मर्ज्ड एंटिटी का मिल जाता तो पता चल रहा था कि कंबाइंड वैल्यूएशन करनी है, या फिर हमें कहीं ये हिंट मिल रहा था कि जिससे पता चले कि पोस्ट मर्जर वैल्यू निकालनी है, तो पोस्ट मर्जर मींस कंबाइंड, तो कंबाइंड वैल्यूएशन सवाल से हिंट लेना था। एक बार हिंट मिल गया कि कंबाइंड वैल्यू निकालनी है, तो फिर अगली चीज ये ढूंढनी थी सवाल में कि रास्ता कौन सा लेना है, कंबाइंड कंपनी के अर्निंग्स, कंबाइंड कंपनी के कैश फ्लोज, उसकी पीई और डिस्काउंट रेट, या फिर इंडिविजुअल प्लस वन ऑफ चीजें। ये सवाल में ढूंढना था रास्ता। अगली बात, अगर हमने कंबाइंड वैल्यूएशन करनी है वैल्यूएशन मेथड लगा के, यानी कंबाइंड कंपनी के प्रॉफिट्स, कंबाइंड कंपनी के कैश फ्लोज, तो फिर डिस्काउंट रेट में जो के होगा वो कंबाइंड बीटा से निकलेगा, और कंबाइंड बीटा भी कंबाइंड एसेट बीटा, बाद में गेयरिंग डालनी है। अगर कंबाइंड एंटिटी का सवाल हमें कैश फ्लो से करना पड़ रहा है तो उसमें जो के होगा उसमें कंबाइंड बीटा इस्तेमाल होना है, जो कुछ दिन पहले मैंने सवाल में भी कराया था, और वो भी एसेट बीटा कंबाइन करना है, उसमें फिर एक्वायरर की गेयरिंग डालनी है। दोबारा, अगर हम कंबाइंड वैल्यू कैश फ्लो वाले तरीके से निकाल रहे हैं तो चाहे फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी है, चाहे फ्री कैश फ्लो टू फर्म है, केई तो इस्तेमाल होना है ना, तो केई में जो बीटा यूज होना है वो कंबाइंड वाला बीटा। और अगर आप ये बात लिख रहे हैं तो बेशक रेफरेंस के लिए वो टीटीएल और बीटीएल वाला सवाल लिख लें, वो जो पिछली क्लास में कहीं किया था, कमाल सवाल था वैसे। तो आपने एसेट बीटा कंबाइन करने हैं एक्वायरर और टारगेट के, बाद में गेयरिंग उसके अंदर एक्वायरर वाली डालनी है, फिर केई निकलेगा और उसको यूज करना है।
जी चलो आगे। अगर सिनर्जी इस तरह कैलकुलेट करनी है कि पोस्ट मर्जर में से दोनों एग्जिस्टिंग माइनस करनी है, एक तो सिनर्जी की वैसे डायरेक्ट कैलकुलेशन भी हो सकती है, जैसे किसी सवाल में कहा हो कि सिनर्जी होगी हर साल 50 मिलियन की बचत, ये भी मेरे ख्याल में वो टीटीएल वाले सवाल में किया था, हर साल इतनी बचत है, उसकी डायरेक्ट पीवी निकाली थी हमने, वो तो डायरेक्ट कैलकुलेशन है। लेकिन अगर सिनर्जी निकालनी है जज्बा धूम वाले सवाल की तरह, पोस्ट मर्जर माइनस दोनों वैल्यूज, वो जो भी 400 मिलियन और 250 मिलियन और 700 मिलियन से बता रहा था, अगर सिनर्जी ऐसे कैलकुलेट करनी पड़ी जो आपको ओरिजिनली बताई थी कंबाइंड वैल्यू माइनस दोनों इंडिविजुअल, मतलब कैलकुलेट करनी पड़ रही है ना, तो अगर तो पीई रेशियो मेथड है तो उसमें तो निकलती ही इक्विटी की वैल्यू है। ज्यादा जबानी हो गई बात। अगर हमें सवाल में किसी वजह से सिनर्जी कैलकुलेट करनी पड़े, फॉर एग्जांपल जज्बा धूम वाला सवाल, तो पोस्ट मर्जर 700 मिलियन में से एक्वायरर और टारगेट इंडिविजुअल माइनस कर देंगे। अगर ये वैल्यूज पीई रेशियो मेथड से निकलनी है तो वो तो होती ही इक्विटी की वैल्यू है। देखें, अगर वैल्यूएशन पीई रेशियो मेथड से है तो वैल्यूएशन के लिए क्या इस्तेमाल हो रहा है? पैट ना, यानी अर्निंग्स, प्रॉफिट्स। तो इसके प्रॉफिट्स और इसके प्रॉफिट्स जब कंबाइन होंगे तो सिनर्जी का इफेक्ट एक्सपेंसेस इनकम की शक्ल में आएगा। कोई एक्सपेंस बच रहा होगा, कोई इनकम बढ़ रही होगी, बल्कि एक्सपेंस ही बचता है। तो चूंकि अर्निंग बेस्ड मेथड है, ये मेरी बात जाके सुन रहे हैं ना, अगर अर्निंग बेस्ड यानी पीई रेशियो मेथड है तो सिनर्जी का इफेक्ट अर्निंग्स में बरकत की वजह से आना है। अगर पीई रेशियो मेथड है तो सिनर्जी की शक्ल, सिनर्जी की वजह एक्सपेंसेस में ही बरकत होगी ना, तो वो पीई रेशियो मेथड से निकली हुई वैल्यू है तो वो है ही वैल्यू ऑफ इक्विटी। लेकिन अगर बिजनेस की वैल्यू हम कैश फ्लो से निकाल रहे हैं तो फिर सिनर्जी किस वजह से क्रिएट हो रही है? कैश के अच्छे एफिशिएंट यूज की वजह से। तो बिजनेस का कैश का अगर पोटेंशियल देखना हो तो वो बिजनेस का कैश होना चाहिए या इक्विटी का, यानी फ्री कैश टू फर्म या फ्री कैश टू इक्विटी? फ्री कैश टू फर्म। तो उस सूरत में सिनर्जी निकालने के लिए हमें वैल्यू ऑफ पूरी फर्म लेनी पड़ेगी, फिर सिनर्जी निकलेगी। ये जज्बा जूम में ऐसे था। ये बात दोबारा सुने, अगर हमें सिनर्जी ऐसे देखें, फिर पुरानी बात पर वापस आता हूं, या तो सिनर्जी हम डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहे होंगे, सवाल वाला कहेगा कि सिनर्जी इफेक्ट होगा हर साल इतने इतने रुपए कैश सेविंग्स होंगी, उसको वैक पे डिस्काउंट कर ले, सिनर्जी आ जाएगी, जो कि पिछले 1-2 सवालों में किया हुआ है। एक मुझे याद है वो मंगल सोमवार वाला सवाल था और एक ये टीटीएल बीटीएल वाला सवाल था। इसमें एनुअल बचत थी, उसको हमने डिस्काउंट किया था, उसको सिनर्जी कहा था। वो तो डायरेक्ट कैलकुलेशन है। मैं बात कर रहा हूं अगर आपको जज्बा जूम वाले सवाल की तरह सिनर्जी ऐसे निकालनी पड़ी तो आज वाले सवाल में भी, उसमें भी हमने यही वाला काम किया था। बेशक दिस माइनस माइनस करके सिनर्जी नहीं निकाली थी, दिस माइनस प्री मर्जर किया था, लेकिन इफेक्टिवली हम यही काम कर रहे थे। तो अगर हमें सिनर्जी ऐसे खुद निकालनी पड़े तो अगर तो पीई रेशियो मेथड है तो फिर सिनर्जी की शक्ल भी अर्निंग्स की बचत, एक्सपेंसेस की बचत ही होगी। तो उसमें फिर ये वैल्यूज पीई रेशियो से ही निकली होंगी, चूंकि तो वो इक्विटी की वैल्यूज होंगी। लेकिन अगर कैश फ्लोज से कैलकुलेशन हो रही है, मतलब बिजनेस की वर्थ उसके कैश फ्लोज डिसाइड करेंगे, तो फिर सिनर्जी की शक्ल भी कैश फ्लोज का एफिशिएंट यूज होगा। तो उस सूरत में सिनर्जी निकालने के लिए हमें वैल्यूज ऑफ इक्विटी की बजाय वैल्यूज ऑफ पूरा बिजनेस लेना पड़ेगा, तो सही सिनर्जी निकल सकेगी। अब ये सारी बातें मैं चैप्टर का एक सामने ओवरव्यू दिखा देता हूं ताकि देख लें जो मैंने सब बातें बताई हैं वो लिखी भी कहीं ना कहीं है। और फिर लास्ट चीज जबानी डीमर्जर बताता हूं, उसका सवाल फिर हस्बे तौफीक खुद ही कर लीजिएगा। यार मुझे लगता है पाकिस्तानी रेस्टोरेंट हार जाएगा अगर आप में से कोई देख रहा है तो। हार जाएगा ना, कल आउट हो जाएगा पाकिस्तान ने। मतलब 500 प्लस स्कोर किया था, ड्रॉ हो जाएगा शायद, तो उन्होंने 800 मार दिया। तो 800 वो भी डिक्लेयर। अरे 6 आउट हो गए, ये तो कल सुबह सारे हो जाएंगे फिर। 262, 317। यानी 3 आउट होने हैं बस। अच्छा जी, ये मैंने आपको यहाँ पर ये बताया है बस पहले पेज पे कि इंडिविजुअल सिक्योरिटीज की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे, ये इक्विटी के एक एक करके मेथड लिखे थे, एसेट, ये सब बता चुका हूँ। साथ साथ ये मैंने जो भी आज सवाल कराते हुए बात की थी कि अगर हम पी रहे हैं तो एडजस्ट करना पड़ सकता है। अर्निंग यील्ड ये भी सब हो चुका पहले, कैश फ्लो बेस्ड मेथड, फ्री कैश फ्लो। अगर हम मर्जर के कॉन्टेक्स्ट में वैल्यूएशन कर रहे हैं
ये मैंने उस दिन सवाल कराते हुए बात की थी कि हम अर्निंग्स जब ले रहे होंगे तो नॉन रिकरिंग चीजें नहीं लेनी। मतलब अगर हम अर्निंग की बेस पे वर्थ निकालना चाह रहे हैं तो नॉन रिकरिंग चीजें साइड पे कर देंगे, क्योंकि वो बार बार थोड़ी होनी है। जैसे एक सवाल किया था, मेरा ख्याल है VTL के नाम से था, जिसमें हमने प्रॉफिट निकाला था और उसमें से कैरी फॉरवर्ड लॉस माइनस नहीं किए थे, उनको अलग से बेनिफिट दिखाया था। ये भी 2-4 दिन पहले, नंबर ऑफ कस्टमर्स, रेवेन्यू पर कस्टमर पर मंथ, तो उसमें पैट निकाला था, पता नहीं 1200 कुछ था। उस वक्त उसमें से ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस एडजस्ट नहीं किए थे, क्योंकि हम जब पैट को पी रेशियो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम वो वाला पैट ले रहे हैं जो हमारे ख्याल में हर साल हुआ करेगा, इसलिए उस वन ऑफ को साइड पे कर दिया था। तो वन ऑफ चीजें ये हमने कंसिडर नहीं करनी। फिर इसके अलावा कैश फ्लो, ये जो मैं भी आपको बातें बता रहा था, ये मैंने सब यहां लिखी नहीं है कि हम कंबाइंड वैल्यू निकाल रहे हैं अगर, तो कंबाइंड अर्निंग्स ये हैं एक्वायरर की, टारगेट की, और अगर कोई पर ईयर में सिनर्जी बताया। पी रेशो सवाल वाले को बतानी चाहिए, नहीं भी तो एक्वायरर की पी रेशो ले लें। फिर कैश फ्लो के अंदर फ्री कैश फ्लो मेथड लेना है तो कंबाइंड के ही, कंबाइंड वैग, जिसमें आपको बीटा कंबाइन करके चलना पड़ेगा। फिर ये जो फार्मूले बताए थे सिनर्जी के, और अच्छा ये मैंने आपको उस दिन ज़बानी एक बात की थी, वी फॉर्म, सेमी स्ट्रॉन्ग। लास्ट चीज इसकी, जिसका मैं सवाल नहीं करा रहा है, ऐसे मैं आपको बता देता हूं, 2-3 सवाल हैं, वो खुद ही करने हैं आपने। डीमर्जर, डीमर्जर का कॉन्सेप्ट ये होता है कि AB लिमिटेड एक कंपनी है जिसकी वर्थ 600 मिलियन है। मैनेजमेंट सोच रही है कि ये बड़ी कंपनी हमसे मैनेज नहीं हो रही, तो हम इसको ना तोड़ देते हैं, A लिमिटेड अलग बना देते हैं, B लिमिटेड अलग बना देते हैं, इसको कहते हैं डीमर्जर। पहले हम लोग ये फैसला करते थे कि मर्ज करें कि ना करें, मर्ज करने में फायदा है। अब अगर हम ये सोच रहे हैं कि तोड़ें कि ना तोड़ें, तो ये फैसला कैसे करें? तोड़ने के बाद जो ये दो चीजें बन जाएंगी, इनकी वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। इसकी वैल्यू आ गई लेट से 340 मिलियन, इसकी वैल्यू आ गई 310 मिलियन, तो फायदा हुआ नुकसान हुआ? फायदा हुआ। 600 मिलियन की कंपनी उन्हीं लोगों की, क्योंकि लोग तो वही होंगे, बस आपस में शेयर्स बांट लेंगे, तो 600 वर्थ की चीज 650 वर्थ की बन जाएगी। तो ये डीमर्जर वर्थ वाइल होगा। यानी इसमें आपको डीमर्जर का अगर सवाल हो तो वो पूछा जा सकता है, बताएं डीमर्जर बेनिफिशियल है कि नहीं, तो कैसे करेंगे फैसला? आपको फिर सवाल में डाटा, ये डबल सवाल हो जाएगा, डबल वैल्यूएशन करनी पड़ेगी, इसकी अलग इसकी अलग, ये डबल सवाल होगा क्योंकि दो अलग अलग कंपनीज बन जाएंगी। इन दोनों की वैल्यूएशन करने के बाद इनका टोटल कंपेयर कर लेंगे इससे, अगर ये ज्यादा है तो बिल्कुल डीमर्जर कर देना चाहिए। ये मैंने यहां पर 2-4 लाइनों में लिखा है। ये वैल्यूएशन का डबल सवाल होगा। क्यों? क्योंकि दो टुकड़ों की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी, तो वैल्यूएशन का सवाल, लेकिन ये डबल होगा, और डबल होगा तो फिर चीजें कम होनी चाहिए। ये जो हम पीछे करते आए हैं कि हमने शेयर ऑफर किए हुए थे, ये तो किया इतने सारे सवालों में कि हम उनको इफेक्टिवली जो प्राइस ऑफर कर रहे हैं, यानी टारगेट का एक शेयर, इस सवाल में बताइएगा टारगेट का कितने का था? चलो जितने का भी था, टारगेट का एक शेयर 25 रुपए का है, और हम उसको अपने शेयर्स ऑफर कर रहे हैं 445, और हमारा शेयर मार्केट के अंदर 40 रुपए का है, तो हम इफेक्टिवली इसको क्या प्राइस लगा रहे हैं उसके शेयर्स की? ये हम उसको प्राइस ऑफर कर रहे हैं। ले जी वैल्यूएशन बस, और डीमर्जर के जो 1-2 सवाल आप हस्बे तौफीक खुद ही करने हो तो कर लीजिएगा। एक भी कर लें तो बहुत है, वो है दिसंबर 18, ये भी कर लें तो बहुत है। दिसंबर 18 होगा जी 23। जी 23, सन पब्लिक लिमिटेड, सन पब्लिक लिमिटेड। ये बीच का एक मुनासिब सवाल है, और एक 2012 का भी है, दिसंबर 12, ये होगा जी 15। नहीं GHP तो हमने किया हुआ है, दिसंबर 12 बताता हूं। जी बिल्कुल, क्वेश्चन 6 है KLR।
तो ये 2 सवाल भी अगर आप कर लें खुद तो बहुत है। किसी ने कर के बाद में कभी पूछने हो तो पूछ लेना बेशक, लेकिन ये सवाल करने में बस डबल सवाल है, ये डबल वैल्यूएशन है। चलें वैल्यूएशन खत्म है, नमाज पढ़ लें, पौना 2 घंटा लगा लेते हैं। रिस्क शुरू कराता हूँ आपको, बहुत हैवी नहीं पढ़ाता, दिमाग आपका कूल ना करे, क्योंकि करेंसी रिस्क पढ़ाना है मैंने, आसान वाला काम करा देता हूँ। अच्छा, अब हम करेंसी रिस्क शुरू करेंगे तो उसके लिए नहा धो के फ्रेश दिमाग एक्टिव करके आया करना क्लास के अंदर। चले ठीक है, 60 लेक्चर बस।